हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In today's session, we are going to discuss some most important question answers from your whole syllabus from subject code 402 पार्ट ए. हम इसे पार्ट ए इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेकिन उन 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आज हम 50 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार में 100 क्वेश्चंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. और अगर हम कर भी लेते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा. आप एक टाइम पे 100 क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर सकते हैं. तो आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप आज जो हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स. तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इनको पढ़िएगा, याद करिएगा, क्योंकि ये आपको आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. मैं बाकी सब के तरह आपको ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर का क्या माइंड सेट है, वो किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देगा वो हम जज नहीं कर सकते. एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस बताना मुश्किल होता है. बट येस वी कैन टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. तो मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखूंगी दूसरे पर्सन्स की तरह. तो मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देती हूँ दैट दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट डोंट थिंक दैट आउट ऑफ दीज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. आपको पूरा सिलेबस तो रिवाइज साथ में करना ही पड़ेगा. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अवर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल कम इन योर एग्जाम और दैट कैन come in your exam, because we are not sure but we are sure about the particular topics. तो देखते हैं employability skills में से क्वेश्चंस क्या हैं आपके. The first question over here is your list any 4 characteristics of entrepreneurship. Entrepreneurship के कोई 4 characteristics यानी कि features आपको बताने हैं. So the sum of your characteristics that are listed over here are ambition, confidence, willingness, ability to learn from mistakes, अपनी गलतियों से कुछ सीखना, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीम, जिस भी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करके चलिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए. सेल्फ मोटिवेशन, आपका अंदर से खुद का एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है. लीडरशिप, यू मस्ट हैव द लीडरशिप क्वालिटीज सो दैट यू कैन लीड योर टीम इन राइट पाथ. रिस्क टेकिंग, आपको रिस्क लेना आना चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक, यू मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ईच एंड एवरीथिंग. इनोवेटिव मीन्स यू मस्ट बी क्रिएटिव. क्रिएशन जो होता है हमारे माइंड का कि कोई भी नई चीज़ जब हम बनाते हैं दैट इज नोन एज इनोवेशन, कोई नई चीज़ बनाना. क्वेश्चन 2, list any 4 factors causing ecological balance. Here you have to tell about the 4 factors that are responsible for creating ecological imbalance. So the various factors are destruction of forests, or you can say deforestation, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रीज, बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज लगाना या इंडस्ट्रीज सेटअप करना. अर्बनाइजेशन, large scale use of pesticides, overgrazing and degradation of land, or you can say soil erosion. ये सारे ही टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस जिसे आप कहते हैं उसमें आप ये पढ़ते रहते हैं. क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन एनी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में आपके 7 C's आते हैं, उनमें से कोई 2 आपको एक्सप्लेन करने हैं. बट हेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द 7 C's. तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये 7 के 7 पता होने चाहिए.
फर्स्ट इज क्लियर। बी क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट टू से। आप जो भी कहना चाहते हैं उसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यू मस्ट नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। सेकेंड, कंसाइज। यूज सिंपल वर्ड्स। जब भी आपको बोलने की ज़रूरत पड़े तो या लिखने की ज़रूरत पड़े तो उसमें हमेशा सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, सो दैट द अदर पर्सन्स आर एबल दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। कंक्रीट। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स। प्रॉपर वर्ड्स का और फैक्ट्स तथ्यों का इस्तेमाल करिए, यानी कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए टॉपिक के बारे में। कोई इधर उधर की एक्स्ट्रा टॉक नहीं होनी चाहिए उसमें। मीनिंगफुल होना चाहिए, आप जो भी कह रहे हैं उसका कुछ एक मीनिंग निकलना चाहिए। एंड क्लियर। क्लियर यानी कि साफ साफ आपकी बात दूसरे को समझ में आनी चाहिए। देन इज करेक्ट। Use correct spelling, punctuation and grammar. Whenever you are using something anywhere, उसकी spelling, punctuation और grammar ये तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए। Coherent. Words should make sense and relate to the main topic. जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, so whatever you are talking, whatever words you are using, they all should make some sense. It means they must be meaningful and they must relate to the main topic. मेन टॉपिक से जुड़े हुए होने चाहिए, ये नहीं कि टॉपिक कुछ और है और आप बात कुछ और कर रहे हैं। Complete. Include all the needed information. Whatever you are discussing or whatever you are trying to convey to the persons, all that should include complete information. पूरी information उसमें होनी चाहिए, हाफ information किसी काम की नहीं रहती। एंड लास्ट इज courteous. रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और ऑनेस्ट रहिए दूसरे के लिए। उसको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, उनके लिए फ्रेंडली माहौल बना के रखिए, खुद भी फ्रेंडली रहिए और ईमानदार रहिए उनके लिए। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड मिथ्स यानी कि मिसकंसेप्शंस, जिनको हम क्या कहते हैं साथ में, मिसकंसेप्शंस भी कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक्सप्लेन एनी टू। कोई भी दो आपको एक्सप्लेन करनी है, बट एज वी हैव स्टडीड द 4 मिसकंसेप्शंस, तो मैंने यहाँ पे 4 की 4 एक्सप्लेन कर रखी हैं। सो लेट्स डिस्कस देम। द फर्स्ट वन इज एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। हर बिजनेस आइडिया को यूनिक या स्पेशल होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में अगर जा रहे हैं तो आपका आइडिया एकदम यूनिक हो, दैट इज़ नॉट नीडेड। वाई? ईच एंटरप्रेन्योर sees that customer demand and brought a new idea into their business. हर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कस्टमर की डिमांड को देखता है, what actually is needed by a customer, और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो नए आइडियाज़ को अपने बिजनेस में इंक्लूड करता है। ए पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। अगर मार्केट में पहले से कोई आइडिया है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट, और बाद में उसके साथ कुछ अलग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स। सेकेंड इज अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस। जो भी मनी हम एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल, एंड कैपिटल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग के लिए कैपिटल का होना ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली आप ज़ीरो से कोई स्टार्टिंग नहीं कर सकते। हाउएवर एवरी बिजनेस डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट। लेकिन हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल मीन्स मनी की ज़रूरत नहीं होती है। एवरी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद अ डिफरेंट अमाउंट। हर एंटरप्रेन्योर एक अलग अमाउंट के साथ शुरुआत करता है। सम हैड अ लॉट ऑफ मनी। कुछ के पास बहुत पैसा होता है तो कुछ के पास नहीं होता, बट दे आर सक्सेसफुल टुडे। लेकिन फिर भी आज वो सक्सेसफुल हैं। आप अपने टाटा को देख लीजिए, बिरला को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, तो ये जितने भी बड़े लोग हैं ये अमीर पैदा नहीं हुए थे। ऑब्वियसली इनके पास जब इन्होंने सेटअप किया था बहुत कम पैसे में किया था, बट विद देयर हार्ड वर्क, विद देयर क्रिएटिविटी, बाय फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, वो आज वहां पहुंचे हैं वेयर दे आर टुडे।
थर्ड, ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पर्सन जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है केवल वही एंटरप्रेन्योर कहलाता है। नो तो इसको चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। शीला एक 35 ईयर्स ओल्ड वुमेन है और उसे ड्राइव करना बहुत पसंद है। उसने 5 साल तक कड़ी मेहनत करी और अपने लिए एक टैक्सी खरीदी। शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर टैक्सी ड्राइवर्स इन द सिटी। तो शहर में जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स थे वो उन सबसे अपने आप को अलग करना चाहती थी। तो वो क्या करती थी, अपने कस्टमर्स को हेलो बोलती थी, हर दिन का न्यूज़पेपर अपने कार में रखती थी सो दैट हर कस्टमर्स आर एबल टू रीड दैट न्यूज़पेपर। शी कीप्स अ स्मॉल टीवी रखती थी अपने कस्टमर्स के लिए सो दैट इफ द कस्टमर्स वांट दे कैन वॉच डिफरेंट चैनल्स। और वो अपने पास एक बोर्ड रखती थी नंबर्स का, उसमें कौन से नंबर्स होते थे, आसपास के हॉस्पिटल्स और होटल्स के नंबर्स। बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर्स वुड स्टैंड इन लाइन टू टेक अ राइड इन हर अमेजिंग टैक्सी। और उसकी इन कैपेबिलिटीज की वजह से, इन सब फीचर्स की वजह से जो कस्टमर्स होते थे वो पसंद करते थे कि हम लाइन में खड़े रहें, जिससे कि हमें उस लेडी की एक शानदार टैक्सी की सवारी करने को मिले। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि शीला भी एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि अगर वो अपने गाड़ी में हॉस्पिटल्स और होटल्स के नंबर्स रख रही है तो ऑब्वियसली उसके थ्रू उन लोगों के पास भी कस्टमर जा रहे हैं। देन इज एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, बनते नहीं है। तो ये तो टोटली बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कोई भी बंदा पैदा नहीं होता एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज लेके, वो अपने आप को उस लायक बनाता है। समटाइम्स वी थिंक दैट ओनली सम पीपल हैव द टैलेंट फॉर डूइंग बिजनेस। कई बार हम सोचते हैं कि यार बहुत कम लोगों के पास ये टैलेंट होता है कि वो बिजनेस कर सकते हैं। एन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो वो सब चीजें करता है जिसकी वजह से उसका बिजनेस क्या हो, सक्सेसफुल हो। एंटरप्रेन्योर्स डू एवरीथिंग सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। और क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर है, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, वे ऑफ थिंकिंग से, कि वो किस तरीके से हर एक चीज के बारे में सोचते हैं। यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शेल बी अचीव। आपको सिर्फ ये थिंकिंग अपने माइंड में रखनी है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर काम करना आसान है और आप उसको अचीव कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स विद थिंकिंग ऑफ एन आइडिया दैट यू वांट टू वर्क ऑन मेकिंग इट डिफरेंट। सिर्फ एक सोच, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्वेश्चन 5, गोल सेटिंग इज अ वेरी असेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में गोल सेटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लिस्ट द स्मार्ट मेथड्स टू सेट द गोल्स। गोल्स को सेट करने के लिए वो कौन से स्मार्ट मेथड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। एक्सप्लेन ए इन ब्रीफ। उन स्मार्ट मेथड्स में से ए को आपको ब्रीफ में समझाना है। सो स्मार्ट गोल्स, S stands for specific, M measurable, A achievable, R realistic, T time bound। और achievable का मतलब क्या होता है, breaking down big goals into smaller parts। बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना सो दैट योर गोल बिकम्स अचीवेबल, जिससे कि आपका गोल अचीवेबल हो जाए, कि आप उसको हासिल कर सकें। If you want to know about the other terms also, you can refer to the session of this unit that we have taken। तो उसमें हमने ये सारे कुछ समझाए हैं, जो इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड करे हैं। उसमें मैंने आपको इसी क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। उसमें SMART इन सब का अलग अलग इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। क्वेश्चन 6, हाउ कैन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो आपके ये SDGs होते हैं, इसमें एक इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन हैपन ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्क्स टुवर्ड्स इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल तभी हो सकता है जब हम में से हर एक पर्सन इसके लिए काम करे। An individual can contribute to sustainable development goals। अब कैसे एक इंडिविजुअल काम कर सकता है SDGs की तरफ,
बाय हेल्पिंग अदर्स टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, दूसरों को मदद करना कि उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले। मेक एफर्ट्स फॉर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कोशिश करना कि साफ पानी और साफ सुथरा सैनिटेशन हर किसी को मिले। रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी, सोसाइटीज में जो इनइक्वालिटीज हैं, छोटे बड़े का भेद, अमीरी गरीबी का जो भेद है उसको कम करना। मेक पीपल अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बनाना। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, वाटर में जो लाइफ है उसको बचाना। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू वर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक की आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है आपका सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज फॉर इट, ओके। सो फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ensures the success and effectiveness of communication, because feedback is the only way that will help you in ensuring the success, कि हाँ आप सक्सेसफुल रहे हैं और आप जितने जो भी कम्युनिकेशन किया है, that all communication has some effect on a particular individual. So the factors are, it validates effective listening, the person providing the feedback, जो भी person आपको feedback दे रहा है, नोज दे हैव बीन अंडरस्टूड, वो ये जानता है कि हमको को समझ लिया गया है, या हमने जो भी लिया है, जो भी सुना है वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। एंड दैट देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू, और उनका जो भी फीडबैक है उसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ इम्पोर्टेंस है। देन इट मोटिवेट्स, फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप्स, जो फीडबैक है वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वो आगे चलकर और अच्छे वर्क रिलेशनशिप्स बनाएं। एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज बीइंग एप्रिशिएटेड, और उस अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहें, करते रहें जिसकी एप्रिसिएशन उन्हें आज मिली है। इट इज ऑलवेज देयर एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन, हर बार जब हम एक पर्सन से बात करते हैं हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं उसे। सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि हम फीडबैक दे ही ना रहे हो, क्योंकि आप किसी भी पर्सन से किसी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक फीडबैक दे ही रहे हैं उसे। देन इज इट बूस्ट लर्निंग, ये लर्निंग को बढ़ावा देता है। फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स, फीडबैक इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि आप अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहें, अच्छी प्लानिंग कर सकें और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना सकें। एंड लास्ट इज इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजंस, जो फीडबैक है वो हमें मदद करता है कि हम अच्छे डिसीजन ले सकें। And when we are taking decisions correctly, we are able to improve and increase our performance. Question 8. Name or you can say explain the different communication elements. आपके जो different communication elements हैं ये सिर्फ name करने को भी आ सकते हैं और इनका आपसे explanation भी मांगा जा सकता है. So here I have given the names along with the explanation, so that you are able that how you have to answer in exam. The various elements of your communication cycle are sender. Sender कौन होता है? वो person जो कि आपकी communication की शुरुआत करता है. Message, the information that the sender wants to convey, वो information जो कि sender दूसरे person तक पहुंचाना चाहता है. Third, channel. Channel means a way through which your information is sent. Fourth, receiver, a person who is receiving the message, जिसको कि मैसेज भेजा जा रहा है या वो पर्सन जिसे कि मैसेज मिल रहा है. एंड लास्ट इज योर फीडबैक, रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज. रिसीवर जो भी एक्नॉलेजमेंट या रिस्पॉन्स देता है मैसेज रिसीव करने के बाद उसे हम फीडबैक कहते हैं. क्वेश्चन 9. List different types of non-verbal communication. Here you have to mention different types of non-verbal communication. So they are facial expressions,
आपका पोस्चर्स, जेस्चर्स और योर बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। क्वेश्चन 10. What are the qualities of a successful entrepreneur? Successful entrepreneur की qualities खूबियाँ क्या होती हैं? So the various qualities are they are confident, उनमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, वो अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करते हैं। सेकेंड, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेसेस, वो अपने बिजनेसेस में हमेशा नए नए आइडियाज ट्राई करते रहते हैं। दे आर पेशेंट, उनमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है। फोर्थ, दे आर क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। एंड दे थिंक डिफरेंटली अबाउट देयर बिजनेस आइडियाज़, और बिजनेस में जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं बहुत ही अलग हटकर होते हैं। Fifth, they take responsibility for their actions. Whatever actions they are taking, whether that action of them is giving some negative result or positive result, वो हमेशा उसकी एक responsibility लेते हैं। Sixth, they take decisions after thinking about them. और decision वो हमेशा तब लेते हैं when they have thought a lot about that particular decision. 7, दे वर्क हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। एंड लास्ट इज दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफ़िकल्टी, और उन्हें चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी का मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े, दे नेवर गिव अप, वो कभी भी हार नहीं मानते। क्वेश्चन 11. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से फीचर्स क्या होते हैं? Okay, so the thing that you have to keep in mind are vision, knowledge, desire to succeed, independence, value addition, initiative and optimism. तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको एक एंटरप्रेन्योर के अंदर मिलेंगे, और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं देन ऑल्सो यू हैव टू इनकलकेट ऑल दीज फीचर्स विद इन योर सेल्फ। क्वेश्चन 12. What are the various functions of an entrepreneur? एक एंटरप्रेन्योर के अलग अलग फंक्शंस कौन से होते हैं? So the various functions that we are going to discuss are first, making decisions. एक एंटरप्रेन्योर हर रोज डिसीजन लेता है, और उन डिसीजंस में क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना और क्या सेल करना है, हाउ मच, कितना करना है, एंड वेयर टू सेल, और कहाँ सेल करना है। Second, managing the business. An entrepreneur plans the future of his or her business. एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने बिजनेस का फ्यूचर सोच के चलता है, और फ्यूचर में उसे अपने बिजनेस के साथ क्या करना है उसकी प्लानिंग करता है। He or she arranges for raw material, वो रॉ मटेरियल का इंतज़ाम करते हैं, लोगों को हायर करते हैं जिनसे कि वो काम ले सकें, एंड टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू, और हर किसी को बताते हैं कि उन्हें कौन सा काम किस तरीके से करना है। दे ऑल्सो चेक इफ द प्लान इज बीइंग फॉलोड, और वो ये भी नजर रखते हैं कि वो जिस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं वो प्लानिंग प्रैक्टिकली अप्लाई हो भी रही है या नहीं। थर्ड, डिवाइड इनकम. एन एंटरप्रेन्योर डूज व्हाट, इट डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स. बहुत सारे ग्रुप्स में ये अपने बिजनेस के पैसे को बांटता है। सो ऑन व्हाट ही इज स्पेंडिंग द मनी, टू बाय मटेरियल बाय करने के लिए वो पैसा खर्च करता है। पेज रेंट ऑफ द बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहा है उसका रेंट पे करना। एंड सैलरीज टू द पीपल, द पर्सन्स हु आर वर्किंग फॉर हिम और हर, he also has to pay some salary to those persons. Fourth, taking risk. एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क ज़रूर लेता है, क्योंकि बिना रिस्क के एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। रिस्क क्या होता है? चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, एक ऐसा मौका जिसे हमें पता है कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है लेकिन फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर जब भी रिस्क लेता है, ही टेक रिस्क अगेंस्ट फायर्स, लॉस्ट आइटम्स एंड थेफ्ट, क्योंकि अब कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें ये तीनों चीजें हो सकती हैं। फिफ्थ इज क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, एक नया आइडिया या नया प्रोडक्ट बनाना। एंटरप्रेन्योर
कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स, एंटरप्रेन्योर हमेशा नई चीज़ें बनाने में या कोशिशों में लगा रहता है। ही और शी डज दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं? टू इंक्रीज देयर इम्पोर्टेंस एंड इनकम, जिससे कि वो अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी इनकम दोनों को ही बढ़ा सकें। क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गोल सेटिंग। आपको गोल सेटिंग का मीनिंग बताना है। और द क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम एज डिफाइन गोल सेटिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोल सेटिंग। सो व्हाट योर गोल सेटिंग इज अबाउट? इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स, अपनी गोल्स को ढूंढना और उनकी एक लिस्ट बनाना, एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम, और फिर उनकी एक लिस्ट बनाने के बाद प्लान करना कि कैसे आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। गोल्स अलाउ यू टू सेपरेट आउट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने गोल्स को माइंड में रखते हैं तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको अलग करना, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको अलग करना। It also helps you to focus on the end result instead of less important work. Less important work पर फोकस करने की बजाय ये आपको मदद करता है कि एंड रिजल्ट पे आप फोकस करें कि इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को करने के बाद मुझे एंड में क्या रिजल्ट मिलेगा। दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। और अगर आप इस तरीके से चलते हैं, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू be a successful man in your career as well as in your personal life. Question 14, what are the qualities of a self motivated person? अभी हमने qualities पढ़ी थी एंटरप्रेन्योर की, और अब हमसे qualities पूछी हैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की। तो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की जो क्वालिटीज होती हैं, द फर्स्ट वन इज दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। दे आर फोकस्ड, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। थर्ड, दे नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, मीन्स व्हाट शुड बी देयर प्रायोरिटी। एंड फोर्थ, दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पूरे तरीके से डेडिकेटेड होते हैं। क्वेश्चन 15, Describe stress and stress management. Here you have to define both of them. यहाँ आपको इन दोनों की क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें, so stress can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. किसी भी डिमांड और थ्रेट के प्रति हमारा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या सोशल रिएक्शन, हम जो भी बर्ताव करते हैं वो स्ट्रेस होता है। और ये जो डिमांड्स होती हैं, ये जो थ्रेट्स होती हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रेसर्स। और स्ट्रेसर्स एक बहुत बड़ा कारण होते हैं, रीजन होते हैं स्ट्रेस के लिए। When we talk about stress management is about making a plan to be able to cope effectively with daily pressure. स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, इस तरीके से प्लानिंग करना कि आपके जो रोज़मर्रा के प्रेशर्स हैं, जिनसे आपको प्रेशर होता है, आप स्ट्रेस में आते हैं, उनको कैसे आप हैंडल कर सकें। यू हैव टू मेक अ सुटेबल प्लान फॉर योर डेली लाइफ रूटीन्स। आपको अपने डेली लाइफ के रूटीन के लिए एक प्लानिंग करनी होती है, सो दैट इट वुड नॉट पुट हार्ड प्रेशर ऑन यू, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। और अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन योर सेल्फ, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। क्वेश्चन 16, डिफाइन सेल्फ मोटिवेशन। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, वो क्षमता जिसमें आप चीज़ों को अपने आप करते हैं विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो। आपको कोई बताता नहीं है कि इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, आपको खुद पता होता है कि मुझे क्या काम कैसे करना है। इट इज़ लाइक अ फायर विद इन, ये आपके अंदर एक आग की तरह होती है जो कि आपके रास्ते बनाती है, आपके रास्ता दिखाती है कि हाँ ये मेरी लाइफ का वो रास्ता है जहाँ से मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। एंड ड्राइव्स अस टू डू एंड अचीव समथिंग, और हमें
प्रेरित करती है, एनकरेज करती है कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है। क्वेश्चन 17, वाई इज इट नेसेसरी टू मेंटेन कंप्यूटर? कंप्यूटर को मेंटेन करना जरूरी क्यों है? इट इज नेसेसरी टू मेंटेन कंप्यूटर because of some of the reasons, and the reasons are it detects issues early। कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर आपके सिस्टम में तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाता है, बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम, इससे पहले कि वो आपके लिए प्रॉब्लम बने। इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट वायरसेस एंड मालवेयर, आपके जो वायरसेस और मालवेयर होते हैं उससे आपका कंप्यूटर सेफ रहता है इफ़ यू आर मेंटेनिंग योर कंप्यूटर। इट स्पीड्स अप योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी बनी रहती है। इट कीप्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर अप टू डेट, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे सॉफ्टवेयर्स जो आपके सिस्टम में हैं उनको अप टू डेट रखता है। इट मैक्सिमाइजेज सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी, और आपके सॉफ्टवेयर की काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। क्वेश्चन 18, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डाटा। वो तरीके बताइए जिनके जरिए आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज यूज पासवर्ड्स टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए हमेशा पासवर्ड्स का इस्तेमाल करिए। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल, अपने सिस्टम में एंटीवायरस और फायरवॉल रखिए जिससे कि वायरसेस या कोई भी अनवांटेड चीज़ आपके सिस्टम में एंटर ना कर सके। थर्ड, एनक्रिप्ट डाटा, अपने डाटा को एनक्रिप्ट हिडन फॉर्म में रखिए। फोर्थ, शेयरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ओनली ऑन सिक्योर साइट्स, अपनी पर्सनल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को केवल सिक्योर वेबसाइट्स पर यूज करिए दैट आर यूजिंग HTTPS और पैडलॉक। क्वेश्चन 19, हाउ विल यू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर? आप कैसे अपने कंप्यूटर को बचाएंगे जिससे कि दूसरे उसका इस्तेमाल ना कर सकें? टू प्रिवेंट कंप्यूटर्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स, अगर आप अनऑथराइज्ड पर्सन से अपने कंप्यूटर्स को बचाना चाहते हैं, देन योर सिस्टम मस्ट बी लॉग्ड व्हेन यूजर्स आर नॉट वर्किंग ऑन इट। अगर आपके सिस्टम पे आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका सिस्टम उस समय लॉक्ड होना चाहिए। When you are doing this, it will ensure that no unauthorized person can see or make changes in the information that is there in your system। तो बिना आपकी परमिशन के कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम में ना तो इंफॉर्मेशन को देख सकता है और ना ही उस इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस कर सकता है। टू मेक श्योर द कंप्यूटर इज लॉक्ड, ये पक्का करने के लिए कंप्यूटर आपका लॉक्ड है, यू कैन यूज लॉग इन IDs एंड पासवर्ड्स। अब लॉग इन ID और पासवर्ड क्या होते हैं? वो एक चाबी की तरह होते हैं, जैसे हर एक ताले की एक चाबी होती है वैसे ही हर एक लॉग इन ID का एक पासवर्ड होता है, विच अलाउज द यूजर टू यूज द कंप्यूटर ओनली इफ द एंटर लॉग इन ID एंड पासवर्ड मैच विद कंप्यूटर डेटाबेस। और ये अलाउ करेगा हर यूजर को कंप्यूटर इस्तेमाल करने का, बट ओनली व्हेन द पर्टिकुलर password or login ID that the user is providing it is going to match with that ID and password that are there in your computer database। Once finish the work, एक बार आपका काम अगर खत्म हो गया तो आपको क्या करना है? लॉग आउट या साइन आउट करना है जिससे कि कोई भी आपके काम को ना देख सके। क्वेश्चन 20, वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकिल बिन? अब रिसाइकिल बिन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है हमें रिसाइकिल बिन की? सो रिसाइकिल बिन क्या है? एक वो प्लेस है दैट होल्ड्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स टेम्परेली, जो कि डिलीट करी गई फाइल्स को टेम्परेली अपने अंदर होल्ड करता है। अगर कोई चाहता है कि वो फाइल को अनडिलीट कर दे, यानी कि उसे रिस्टोर करना चाहता है, तो वो रिसाइकिल बिन में जाके अपनी फाइल्स को रिस्टोर कर सकता है। क्वेश्चन 21, हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करिए, क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करिए, ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करिए जो अफोर्डेबल हो और क्लीन हो, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ दीजिए, इनइक्वालिटीज़ को घटाइए, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ डेवलप करिए,
रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स बनाइए। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर एंड ऑन लैंड, लैंड के ऊपर जो लाइफ है और पानी में जो लाइफ है दोनों को ही प्रोटेक्ट जरूर करिए। क्वेश्चन 22, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो आपके SDGs हैं इनको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। ये नेम नहीं करने, डिफाइन करना है। सो SDGs क्या है, यूनिवर्सल कॉल है, एक्शन है, जिससे कि हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकें, अपने प्लेनेट को बचा सकें और ये पक्का कर सकें दैट ऑल द पीपल हु आर देयर इन दिस वर्ल्ड दे आर एंजॉइंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो शांत हैं, खुश हैं, हेल्दी हैं, ये सब चीज़ों को पक्का करते हैं। क्वेश्चन 23, हाउ कैन वी बिकम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। हम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स कैसे बन सकते हैं। सो देयर आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट इज, हमेशा क्लोथ या जूट बैग्स का इस्तेमाल करिए वेन एवर यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स। सेकेंड, डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज। वो चीज़ों को दान कर दीजिए, किसी को दे दीजिए that you are not using, like your clothes, books, furniture, food, anything. Third, repair leaking taps and pipes to avoid wasting water. पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने लीकिंग टैप्स और पाइप्स को रिपेयर करवाइए, सही करिए उन्हें। बाय सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोअर्स। जो आपके आसपास लोकल ग्रोअर्स हैं उन्हीं से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदिए। सॉर्ट एंड ट्रीट द गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमेशा उसे सर्च आउट करिए। लास्ट, रीयूज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर वेन एवर इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन 24, what is the meaning of sustainable development? It is asking you to write the definition of sustainable development. तो sustainable development की आपकी definition क्या है? It is the development, ये वो development है that satisfies the need of present without compromising the capacity of future generations. जो कि क्या करती है, आज की लोगों को तो प्रेजेंट को चीज़ें दे ही रही है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर ही रही है और साथ के साथ वो फ्यूचर जनरेशन्स की भी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। उसे इनको कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस बना के रखने के लिए मदद करती है। केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग, एनवायरनमेंट को बचाना और वेलबींग मेंटेन करके रखना लोगों का, ये सब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन 25, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने अंदर क्या रखती है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को कम करना। एनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, और रिसोर्स कंजर्वेशन को बढ़ावा देना। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, कोई भी ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको हम रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको अपने अंदर रखती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। जो आपके बायो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही एक हिस्सा है, उनको साइंटिफिकली मेंटेन करना। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्पर्स्ड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स, अगर दो बिल्डिंग साथ साथ हैं और उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप है तो उनके बीच में ग्रीन ग्रासी पैचेस बनाना या पेड़ उगाना। यूजिंग मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करना जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो या बायोडिग्रेडेबल हो। लास्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं। और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और हम जो भी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं दे ऑल शुड बी बेस्ड ऑन योर प्रॉपर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। पार्ट बी, सब्जेक्ट स्किल्स। आइए अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो आपके सब्जेक्ट स्किल्स में से इम्पॉर्टेंट हैं। सो क्वेश्चन 26 इज
व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स इन राइटर, राइटर के अंदर different categories of styles क्या हैं? So they are your paragraph style, character style, frame style, page style and list style. Question 27. What are sizing handles of image? Image के अंदर जो sizing handles होते हैं वो क्या होते हैं? The small green squares present on the edges of image. आप जब भी एक इमेज इंसर्ट करते हैं तो उसके यहाँ साइड में ना ग्रीन कलर के स्क्वेयर्स बने होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर सॉफ्टवेयर में वो ग्रीन कलर के ही हों, कईयों में लाइट स्काई ब्लू भी होते हैं। तो ये जो होते हैं जब भी आप इनके ऊपर अपना एरो लेके जाते हो तो वो ऐसे टू साइड का बन जाता है, और इसको जब आप ड्रैग करते हो तो क्या होता है, आपकी इमेज बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो ऐसे स्मॉल ग्रीन स्क्वेयर्स जो आपकी इमेज के साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऑल्सो यूज टू रीसाइज एन इमेज आर कॉल्ड एज साइजिंग हैंडल्स। क्वेश्चन 28. शुड यू टाइप TOC मैनुअली? क्या आपको TOC मैनुअली टाइप करनी चाहिए? तो TOC आपकी क्या है? इट इज योर टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, TOC टेबल ऑफ कंटेंट्स का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या TOC मैनुअली टाइप करनी चाहिए? वाई नॉट? सो वी आर आंसरिंग TOC शुड नॉट बी टाइड मैनुअली। TOC जो है वो हमें मैनुअली टाइप नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द स्टाइल्स दैट वी अप्लाई टू द टॉपिक हेडिंग्स इन अवर डॉक्यूमेंट। क्यों अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो भी स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हैं टॉपिक की हेडिंग को, ये उसके ऊपर डिपेंड करके अपने आप क्रिएट होती है एंड इवन इट डिपेंड्स ऑन द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स की किस तरीके से कौन सी हेडिंग दी जा रही है। Question 29. What is the purpose of text wrapping? Purpose means it is asking you to write the use. तो text wrapping का use क्या होता है? It is used to place the images around the text depending upon the position of text. ये इस्तेमाल होता है किस पे डिपेंड करके कि इमेजेस के आसपास हमें टेक्स्ट जो है वो कहाँ डिस्प्ले करवाना है और उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन 30. What is the use of fill format? Fill format का use क्या है? So your fill format is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window. Fill format क्या है? एक ऐसा फीचर है जो आपको एक ही स्टाइल को एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में अप्लाई करने में मदद करता है और आपको वो स्टाइल बार बार चूज करने के लिए स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो को बार बार ओपन नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन 31. व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स? टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज है? सो टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर योर जेनेरिक कंटेंट दैट यू इंटेंड ऑन यूजिंग मल्टीपल टाइम्स। टेम्पलेट्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जेनेरिक कंटेंट के लिए जो कि हमें बहुत बार इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और डॉक्यूमेंट्स आर यूज फॉर स्टोरिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी होती है। क्वेश्चन 32. हाउ डू यू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर? अगर राइटर के अंदर आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलनी है, how you will do it? So a writer provides you with 3 ways for opening your styles and formatting window. The first one is by clicking on the format option from your menu and then choosing your styles and formatting. Second is by clicking on styles and formatting button जो कि आपके formatting toolbar में आपको दिया होता है. And the third one is by pressing F11 की. F11 की प्रेस करके आप अपने स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन 33. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल? अगेन इट इज आस्किंग यू टू राइट अबाउट समथिंग स्टाइल्स। सो स्टाइल्स आपके क्या हैं? कलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स और पैराग्राफ सेटिंग्स हैं। एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे फॉन्ट्स या पैराग्राफ की सेटिंग्स होती हैं और वो ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपका टेक्स्ट दिखना चाहिए। स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स। स्टाइल एक फॉर्मेट्स का सेट है जो कि आपके पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स या दूसरे एलिमेंट्स जो कि आपके डॉक्यूमेंट में हैं
उन पर अप्लाई किया जा सकता है सो दैट यू कैन चेंज देयर अपीयरेंस। स्टाइल्स मेक श्योर दैट फॉर्मेटिंग इन द एंटायर डॉक्यूमेंट शुड बी सेम। और स्टाइल्स ये चीज़ पक्का करते हैं कि आप जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो इस तरह की हो कि आपका डॉक्यूमेंट एक जैसा लगे। सो वेन एवर यू अप्लाई अ स्टाइल, जब भी आप एक स्टाइल अप्लाई करते हैं तो हम स्टाइल को एक होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स में अप्लाई करते हैं सो दैट एवरीथिंग लुक्स सिमिलर। क्वेश्चन 34, व्हाट इज क्रॉपिंग, हाउ इज इट यूजफुल। क्रॉपिंग क्या है और ये यूजफुल कैसे है। हमें तो ये पता ही है कि अनवांटेड एरिया को रिमूव करना इमेज के आसपास में से उसे क्रॉपिंग कहा जाता है। तो ये जान लेते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सट्रेनियस ट्रैश फ्रॉम द पिक्चर। पिक्चर के आसपास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको हटाने में हमारी मदद करता है। फ्रेमिंग को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। एक्सपेक्ट रेशियो को चेंज करने में हमारी मदद करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन एटीन्यूएटिंग और एसिल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से सब्जेक्ट मैटर को अलग करने में भी हमारी मदद करता है। क्वेश्चन 35, व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज। मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करिए। सो मेल मर्ज क्या है, इट इज द फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स। ये वो फीचर है जो कि आपको मदद करता है कि आप सेम डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपीज बना के उन्हें डिफरेंट रेसिपिएंट्स तक यानी कि मल्टीपल पर्सन्स तक पहुंचा सकते हैं। तो मेल मर्ज के लिए जो स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं दे आर, फर्स्ट यू विल क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट, सेकेंड यू विल कनेक्ट द डॉक्यूमेंट टू अ डेटा सोर्स, थर्ड देन यू विल ऐड सम प्लेस होल्डर्स जिनको कि हम मेल मर्ज फील्ड्स कहते हैं, और ये सारे प्लेस होल्डर्स हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ देते हैं। एंड लास्ट इज वी मर्ज एंड प्रिंट द डेटा सोर्स फ्रॉम आवर मेन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन 36, व्हाट इज अ पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल क्या है। सो द स्टाइल दैट इज यूज टू फॉर्मेट द होल पैराग्राफ, वो स्टाइल जिसकी मदद से हम पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि उसका फॉन्ट टाइप, उसका साइज, कलर, इन सब में चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज नोन एज योर पैराग्राफ स्टाइल। क्वेश्चन 37, what are possible ways of wrapping text around images in writer। राइटर में जब आप इमेजेस के आसपास टेक्स्ट को रैप करते हैं तो वो बहुत सारे डिफरेंट वेज से करते हैं। सो व्हाट आर दोज पॉसिबल वेज। सो सम ऑफ द पॉसिबल वेज आर योर नन, अगर आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना, देन बिफोर, आफ्टर, पैरेलल, रैप थ्रू एंड ऑप्टिमल। क्वेश्चन 38, व्हाट इज स्केलिंग ऑफ एन इमेज। स्केलिंग ऑफ एन इमेज क्या है, हाउ डू यू डू इट इन राइटर, इसको आप राइटर में कैसे करेंगे। सो द फीचर्स दैट इज हेल्पिंग यू इन चेंजिंग द साइज ऑफ अ फुल इमेज, जो कि आपकी फुल इमेज के साइज को चेंज करने में आपकी मदद कर रहा है, दैट इज नोन एज योर स्केलिंग। और जब भी हम एक इमेज को स्केल करते हैं राइटर के अंदर, वी कैन डू व्हाट, वी कैन मेक द चेंजेस इन द डायमेंशंस ऑफ द इमेज थ्रू प्रॉपर्टीज विंडो। यानी कि प्रॉपर्टीज विंडो आप ओपन करिए, वहाँ इमेज की आपको डायमेंशंस दे रखी होंगी, उसके डायमेंशंस में चेंजेस करिए एंड देन यू आर एबल टू चेंज द साइज ऑफ अ इमेज। क्वेश्चन 39, व्हाट इज डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन क्या है। सो डाटा कंसोलिडेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी सेवरल वर्कशीट्स में से डाटा को लेकर एक सिंगल समरी रिपोर्ट बनाते हैं। यानी कि एक एक्सेल शीट ली हमने और उस एक्सेल शीट के अंदर हमने बहुत सारी वर्कशीट्स का डाटा डाल दिया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ईजियर एडिटिंग एंड व्यूइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब हम ऐसा करते हैं तो इस वजह से हम आसानी से उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम ऐसी कोई सिंगल समरी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हमें हमारा डाटा जो है वो एग्रीगेट यानी कि समरी फॉर्म में दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन 40, व्हाट आर वेरियस व्हाट इफ टूल्स अवेलेबल इन कैल्क। कैल्क के अंदर कौन से अलग अलग व्हाट इफ टूल्स आपको दिए गए हैं। सो दे आर 3, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सॉल्वर। क्वेश्चन 41, व्हाट आर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक्स।
How are they useful? You have to write the definition of document hyperlinks and then you have to tell the use. So document hyperlink क्या है? एक लिंक है, क्लिकिंग ऑन विच ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट, जिस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करते ही वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है जो कि उससे जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपकी स्प्रेडशीट या कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज फाइल, कोई भी चीज़ जो उसकी उससे लिंक्ड हो। हाइपरलिंक्स जो होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं, स्पेशली व्हेन वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन वी नीड टू बी ऑन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो हाइपरलिंक्स जो है वो हमें एडवांटेजेस जो प्रोवाइड करते हैं, दे आर अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम वेरी लार्ज विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हाइपरलिंक्स की मदद से एक डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि उसको हम डिवाइड करके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। सेकेंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल बाय क्लिकिंग एट द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही विंडो ओपन हो जाती है जिसमें कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। थर्ड, हाइपरलिंक्स मेक डॉक्यूमेंटेशन रीडर फ्रेंडली। हाइपरलिंक्स की मदद से हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो रीडर फ्रेंडली हो जाता है। इट मीन्स द पर्सन इज easily एबल टू रीड वट एवर इज देयर इन अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन 42, व्हाट इज द नीड फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने की ज़रूरत क्यों है? सो शेयरिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट means what? When multiple users can view, edit or review the changes made in a document. शेयरिंग और डॉक्यूमेंट जब भी हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और वट एवर चेंजेस उसमें करे गए हैं उनको भी देख सकते हैं। Thus, sharing of documents is useful whenever there are multiple stakeholders for a document. जब भी एक डॉक्यूमेंट के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं तो वहां पर हमें शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो है मदद करता है। क्वेश्चन 43, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो फर्स्ट इज योर रिलेटिव हाइपरलिंक। These hyperlinks tell us the path of a document. ये जो hyperlinks होते हैं ये हमें डॉक्यूमेंट का पाथ बताते हैं with the help of current active location. जो इस समय आपकी लोकेशन बिल्कुल एक्टिव है उसके थ्रू आपको डॉक्यूमेंट का पाथ पता लगता है। यानी कि इफ़ यू ओपन फाइल 2.ods, अगर आप ये फाइल 2.ods ओपन करते हैं तो इसकी करंट डायरेक्टरी और जो फोल्डर है वो क्या हो जाएगा, सब फोल्डर 1, ठीक है, और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, आपकी मेन फोल्डर। तो रिलेटिव हाइपरलिंक्स ऐसे ही अगर हमें फाइल 1 और फाइल 3 के पता करने हो तो फाइल 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी हमारी फाइल 1 है सीधे मेन फोल्डर हो जाएगा क्योंकि मेन फोल्डर के अंदर डायरेक्ट ये आ रही है और कोई बीच में सब फोल्डर है नहीं। लेकिन अगर हमें फाइल 3 में जाना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेन फोल्डर से सब फोल्डर में आना होगा और फिर सब फोल्डर से हम लोग फाइल 3 में आ सकते हैं। Absolute hyperlinks. These hyperlinks tell us how to reach to a document starting from the topmost folder. ये hyperlinks हमें ये मदद करते हैं कि किस तरीके से आपको topmost folder का इस्तेमाल करते हुए अपने particular document तक पहुंचना है। तो absolute hyperlinks जो होंगे हमारे फाइल 1 के लिए और फाइल 3 के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइल 1 में अगर हमें आना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अगर ये सी ड्राइव के अगर अंदर है तो पहले हम सी ड्राइव में जाएंगे, फिर मेन फोल्डर में जाएंगे और फिर जाएंगे अपने फाइल 1 के पास। और अगर हमें फाइल 3 में जाना है तो उसके लिए पहले सी ड्राइव, फिर मेन फोल्डर, फिर सब फोल्डर और फिर फाइल 3। तो इस तरीके से हमें ये पूरा पाथ बताता है। Question 44, define the following. First is share document mode and second record changes mode. So let's talk about the share document mode. ये क्या है? A document editing mode when multiple users can view, edit, review the changes made in a document.
शेयर डॉक्यूमेंट मोड वो मोड होता है जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट को बहुत सारे यूजर्स देख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और जो भी चेंजेस किए हैं उनको भी देख सकते हैं, तो वो शेयर डॉक्यूमेंट मोड कहलाता है। देन इज योर रिकॉर्ड चेंजेस मोड, एक डॉक्यूमेंट एडिटिंग मोड wherein it is possible to make temporary changes in a document। एक ऐसा मोड जहाँ पे कि आप टेम्परेरी चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और बाद में हम उन्हें परमानेंट कर सकते हैं, या तो उन्हें एक्सेप्ट करके या रिजेक्ट करके, उसे हम रिकॉर्ड चेंजेस मोड कहते हैं। Question 45. List some advantages offered by macros. Here you have to write the advantages of macros. The first one is macros automate the repetitive keystrokes and task। जो हमारे repetitive keystrokes और task होते हैं उनको automatic बना देता है। Second, they reduce the possibility of human error। human error की जो possibilities होती हैं उनको कम कर देता है और इस वजह से ये हमारे बहुत सारी क्या इंक्रीज कर देता है, रिपीटिटिव की स्ट्रोक्स और टास्क को। थर्ड, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रिपीटिटिव कंप्यूटिंग टास्क। अगर हम बहुत सारा समय एक ही काम को करने में लगा रहे हैं तो उस काम का हमारा कोई यूज नहीं है, लेकिन मैक्रोस क्या करते हैं, हमारे उसी टाइम को घटा देते हैं कि जो भी हम वेस्ट कर रहे हैं एक ही टास्क को बार बार करने में। इट मीन्स इट मेक्स थिंग्स फास्टर, ये काम को जल्दी करने में हमारी मदद करता है। फोर्थ इज दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस ईजियर। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस होती है उनको आसान बना देता है और उनको हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें सॉर्ट करके। हाउ, बाय देयर नेम, जो कि हम बाद में रीरन कर सकते हैं वेन एवर वी आर इन नीड ऑफ परफॉर्मिंग सेम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। अगर वही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस हमें आगे फ्यूचर में भी रिपीट करनी हो तो हम मैक्रोस की मदद से उन्हें रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन 46, स्टेट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग। हम ब्लॉग क्यों बनाते हैं, उसका यूज क्या है। ब्लॉग क्या है, एक डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट है, ठीक है, जिसे कि हम वेबसाइट कह सकते हैं और ये यूज़ की जाती है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पर्सन्स के ही द्वारा। एंड व्हेन वी आर using such kind of websites, it means we are using it for creating our personal web pages। हम अपने खुद के personal web pages बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। They are somewhat similar to your online personal diary and they are very easy to use। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, टू पोस्ट और शेयर व्यूज़ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, आर्ट वर्क है, कुछ भी है, उसके बारे में आप अपने आइडियाज़ को पोस्ट कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 47, इलेबोरेट द 5 टाइप्स ऑफ व्यूज़ अवेलेबल इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में जो आपके 5 तरह के व्यूज़ अवेलेबल होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। नॉर्मल व्यू, द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, आप जब भी अपनी स्प्रेडशीट ओपन करेंगे वो हमेशा आपको नॉर्मल व्यू में दिखाई देगी। और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं जो कि एक वर्क एरिया के अंदर अरेंज किए जाते हैं। देन इज योर पेज लेआउट, इट इज़ यूज टू फाइन ट्यून ए वर्कशीट। ये वर्कशीट को अच्छे से मेंटेन करने में हमारी मदद करता है जो कि अपने अंदर बहुत सारे चार्ट्स या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रखती है। एंड अचीव प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट, और इसे इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है सो दैट वी कैन मेक आवर डॉक्यूमेंट लुक लाइक अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। थर्ड इज पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये ऑप्शन जो आपका पेज लेआउट ऑप्शन की तरह ही होता है, जस्ट इसमें क्या होता है, यू कैन सेट द एरिया दैट इज टू बी सेट एज अ पेज आफ्टर इंसर्टिंग पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के बाद आप अपने एरिया को खुद सेट कर सकते हो कि आपको कितना एरिया चाहिए। कस्टम व्यूज, इट इज़ यूज टू व्यू सेलेक्टेड एरियाज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट में कुछ एरियाज को सेलेक्ट कर रखा है तो उनको वॉच करने के लिए आप कस्टम व्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज योर फुल स्क्रीन, इट मेक्स द वर्कबुक कवर द एंटायर स्क्रीन।
ये क्या करती है, पूरे वर्कबुक को ऐसा बना देती है कि आपकी पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है और सारे टैब्स जो होते हैं वो इस व्यू की मदद से छुप जाते हैं। आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपकी वर्कबुक दिखाई देगी। Question 48. What are argument, scenario and what if analysis? Here you have to write the definitions of these three. The first one, argument, is the values passed to a macro. एक मैक्रो को जो वैल्यूज दी जाती हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं। सेकेंड, सिनेरियो, ये क्या है, एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है जो कि हमें एक मॉडल बनाने में मदद करता है, wherein changes made in values are reflecting in the possible outcome. जहाँ पर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके आउटकम में नजर आते हैं, based on some formula using these values, जो कि एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके आपको नजर आता है। थर्ड, व्हाट इफ एनालिसिस, ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स, वैल्यूज को सेल्स के अंदर चेंज करने का एक वो प्रोसेस जिससे कि आप ये दे सकते हैं हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ फॉर्मूलाज, कि उस वर्कशीट पर जो भी आपने चेंजेस किए उन चेंजेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा आपके आउटकम पे। क्वेश्चन 49. When is merging of two documents useful? जब भी आप दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करते हैं तो वो कब हमारे लिए यूजफुल कहलाती है? When multiple reviewers work on common document, जब बहुत सारे रिव्यूअर्स एक कॉमन डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, एंड गिव मल्टीपल एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, और आपको बहुत सारे एडिटेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, द मर्जिंग ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज यूजफुल, तो उस समय इन डॉक्यूमेंट्स का मर्ज करना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, द आइडियल वे फॉर द अथॉरिटी विल बी टू व्यू ऑल द चेंजेस मेड बाय ऑल द व्यूअर्स एट वंस। सबसे अच्छा तरीका रहता है कि जिस भी अथॉरिटी ने उनको राइट दिया था कि आप चेंजेस कर सकते हो, वो अथॉरिटी के लिए ये आसान हो जाता है कि वो उन सबके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करे और उनको एक ही बार में देख सके कि किस पर्सन ने क्या चेंजेस करे हैं, एंड देन दे आर एबल टू टेक द डिसीजन इन वन गो, और फिर वो एक ही बार में डिसीजन ले पाते हैं। ऑल्सो इट मेक्स सेंस एंड इज क्विकर टू रिव्यू ऑल दीज चेंजेस एट वंस, और ये सब बहुत ही आसान होता है और एक बहुत क्विकर वे है किसी भी चीज़ को हैंडल करने का, कि आप एक बार में सारा डाटा देखिए और अपना रिप्लाई दे दीजिए, रेदर देन वन रिव्यू एट अ टाइम। इससे पहले कि आप एक डॉक्यूमेंट देखें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें, आप एक ही बार में सारे देख लीजिए और एक ही बार में अपना डिसीजन दे दीजिए। क्वेश्चन 50. हाउ कैन वी इंसर्ट हाइपरलिंक्स टू अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में आप हाइपरलिंक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? सो इफ यू वांट टू इंसर्ट हाइपरलिंक्स इन अ डॉक्यूमेंट, यू हैव टू यूज द कमांड इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी कि आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए, यहाँ पे आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन होगा और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास लिस्ट आएगी नीचे उसमें आपके पास ऑप्शन होगा हाइपरलिंक का, ठीक है, उसमें हाइपरलिंक को क्लिक करिए और आपके पास एक हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में बन जाएगा। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. So the persons or the students who have already subscribed our channel, stay connected so that we can keep you updated with some more important questions for your exams. और वो पर्सन्स जो हमारा चैनल वॉच करते हैं, देखते हैं, उन्हें पसंद आता है लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ subscribe the channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions automatically. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।